आज की इस गहन चर्चा में हमारे पास प्राचीन भारतीय इतिहास के कुछ अंक बेहद दिलचस्प हस्तलिखित नोट्स हैं, जिनका मुख्य मिशन ये समझना है कि प्राचीन भारत में राज्यों का निर्माण आखिर कैसे हुआ। इन नोट्स में विशेष रूप से 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व के महाजनपद काल का जिक्र है। बिल्कुल। तो चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले ये महाजनपद आखिर क्या होता है और एक साधारण से गांव से इतने बड़े राज्य बनने का ये सफर कैसे शुरू हुआ। इस सफर की शुरुआत ना बहुत ही बुनियादी स्तर से होती है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि ये रातों रात नहीं हुआ होगा। एकदम सही। ये विकास एक बहुत ही क्रमिक प्रक्रिया थी। सबसे छोटी इकाई थी कुल, मतलब कि परिवार, और फिर कई कुल मिलकर ग्राम बने, यानी कि गांव। मतलब सब कुछ परिवार और रक्त संबंधों से शुरू हुआ। हाँ। फिर ग्रामों के समूह से विश्व बना, विश्व से जन बना, जिसे हम कबीला या लोगों का एक बड़ा समूह कह सकते हैं। और जन से ही जनपद। बिल्कुल, जन से जनपद बना, जिसे आज के संदर्भ में जिला समझा जा सकता है। और अंततः कई जनपदों के विस्तार और उनके विलय से महाजनपद का निर्माण हुआ। ये तो बहुत ही स्पष्ट ढांचा है ना? 600 ईसा पूर्व का समय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन नोट्स के अनुसार यही वो समय है जब सही मायने में राज्य की परिभाषा तय हुई थी। ये जानना सच में अद्भुत है कि कैसे छोटे छोटे परिवार मिलकर विशाल राज्य बन गए। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है। जी बताइए। 2500 साल पुरानी इन बातों के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? मतलब क्या हमारे पास कोई ठोस ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जो इन महाजनपदों की पुष्टि करते हैं? बिल्कुल हैं। ये नोट स्पष्ट रूप से बताते हैं कि महाजनपदों की जानकारी मुख्य रूप से कुछ बहुत ही प्रमुख प्राचीन ग्रंथों से मिलती है। बौद्ध धर्म का एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। इसमें 16 महाजनपदों का स्पष्ट उल्लेख है। अच्छा, और क्या केवल बौद्ध ग्रंथों में ही इसका जिक्र है या? नहीं, यही तो सबसे दिलचस्प बात है। जैन धर्म के ग्रंथ भगवती सूत्र में भी ठीक इन्हीं 16 महाजनपदों की पुष्टि की गई है। यानी दो अलग अलग धार्मिक परंपराएं एक ही राजनीतिक परिदृश्य को मान रही थीं। एकदम सही। इसके अलावा प्रसिद्ध वैयाकरण पाणिनि द्वारा रचित जो अष्टाध्यायी है ना, उसमें 22 महाजनपदों का जिक्र है। 22? लेकिन हम तो 16 की बात कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से 16 की संख्या को ही सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। पाणिनि ने शायद कुछ छोटे राज्यों को भी गिन लिया था जो पूरी तरह से महाजनपद के आकार तक नहीं पहुंच पाए थे। यहाँ बात सच में बहुत रोचक हो जाती है। हम हमेशा सोचते हैं कि प्राचीन काल में केवल राजा महाराजा ही हुआ करते थे, लेकिन इन नोट्स में स्पष्ट रूप से एक शब्द का उल्लेख है, गणतंत्र। जी। उस समय शासन व्यवस्था वास्तव में कैसे काम करती थी? क्या सच में चुनाव होते थे? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो यह राजनीतिक विकास का एक चरम बिंदु था। इन 16 महाजनपदों में से 14 तो राजतंत्र थे, जहां नियम बिल्कुल सीधा था कि राजा का बेटा ही अगला राजा बनेगा। वही पारंपरिक व्यवस्था। हाँ, लेकिन 2 महाजनपद ऐसे थे जिनका ढांचा बिल्कुल अलग था। वज्जी और मल्ल, ये दोनों गणतंत्र थे। गणतंत्र मतलब आज के लोकतंत्र जैसा कुछ? गणतंत्र का मतलब है कि राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता था, सत्ता वंशानुगत नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि लिच्छवियों द्वारा अपनी राजधानी वैशाली में स्थापित गणतंत्र दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र माना जाता है। वैशाली वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। ये तथ्य किसी के भी होश उड़ा सकता है कि दुनिया का पहला गणतंत्र प्राचीन भारत में था। बिल्कुल। अब थोड़ी भूगोल और शक्ति प्रदर्शन की बात करते हैं। इन 16 महाजनपदों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन था और क्या वर्तमान भारत के कुछ हिस्से भी इसमें शामिल थे? 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली मगध था। मगध? हाँ, इसकी राजधानियां समय समय पर राजगृह, गिरिव्रज और पाटलिपुत्र रहीं। यानी उन्होंने अपनी रणनीतिक जरूरतों के हिसाब से राजधानियां बदली। एकदम सही। और भूगोल की बात करें तो नोट्स बताते हैं कि 16 में से पूरे 8 महाजनपद तो अकेले वर्तमान उत्तर प्रदेश की सीमाओं के भीतर आते हैं। 8 महाजनपद सिर्फ उत्तर प्रदेश में? ये तो सत्ता का बहुत बड़ा केंद्र रहा होगा। बहुत बड़ा। और सबसे पूर्वी महाजनपद अंग था, जिसकी राजधानी चंपा थी, जो मालिनी नदी के तट पर स्थित थी।
क्या हम इन नोट्स में मौजूद कुछ अन्य प्रमुख महाजनपदों, उनकी राजधानियों और उनकी कुछ अनूठी विशेषताओं के बारे में जान सकते हैं? इसमें काफी लंबी सूची दी गई है। हाँ, नोट्स में एक बहुत ही विस्तृत सूची है जो कई ऐतिहासिक संबंधों को दर्शाती है। जैसे काशी को ही ले लीजिए, जिसकी राजधानी वाराणसी थी। हाँ, इसका संबंध जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से है, जो राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सांस्कृतिक जुड़ाव है। बिल्कुल। कौशल के बारे में भी लिखा है, जो सरयू नदी के क्षेत्र में था। हाँ, कौशल की राजधानी साकेत या श्रावस्ती थी। मल्ल जिसकी राजधानी कुशीनगर थी। फिर कंबोज है जिसकी राजधानी हाटक या राजापुर थी। ये क्षेत्र अपने शानदार घोड़ों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। प्राचीन युद्ध नीति में अच्छे घोड़ों का तो बहुत महत्व होता होगा। इसके अलावा भी कई नाम हैं, जैसे गांधार जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। इसके अलावा अश्मक है जो प्रतिष्ठान या पैठण के पास था, और चेदी महाजनपद जिसकी राजधानी शक्तिमती थी। उसका संबंध कलिंग के प्रसिद्ध शासक खारवेल से था। कुरु जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जिसे आज हम दिल्ली के रूप में जानते हैं। इस सूची में अवंती और पांचाल का जिक्र मुझे बहुत अजीब लगा। इनकी तो दो राजधानियां थीं। ये प्रशासन के विकेंद्रीकरण को दिखाता है। अवंती की 2 राजधानियां थीं, उत्तर में उज्जैन और पश्चिम में महिष्मती। और पांचाल की भी? जी, पांचाल की भी 2 राजधानियां थीं, उत्तर में अहिच्छत्र और पश्चिम में काम्पिल्य। और वत्स जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। शूरसेन की राजधानी मथुरा थी। मत्स्य की विराटनगर। ये पूरी सूची असल में प्राचीन भारत का एक बहुत ही जीवंत मानचित्र हमारे सामने रख देती है। तो इस सब का मुख्य अर्थ क्या है? जब हम इन महाजनपदों को आधुनिक मानचित्र पर देखते हैं, तो क्या ये सारा प्राचीन भूगोल आज के भारत की सीमाओं में ही सिमटा हुआ है, या कहानी कुछ और है? आज की इस गहन चर्चा को हम कैसे समेट सकते हैं? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है। हमारे वर्तमान भूगोल और प्राचीन सीमाओं के बीच के अंतर के बारे में ये सोचना बहुत जरूरी है। नोट स्पष्ट रूप से एक नोट देते हैं कि 2 महाजनपद ऐसे थे जो वर्तमान भारत की सीमा से बाहर हैं, कंबोज और गांधार। अच्छा। यह हमें दिखाता है कि प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीप का राजनीतिक परिदृश्य कितना विशाल और विविध था, जहां एक तरफ शक्तिशाली राजतंत्र उभर रहे थे, जैसे कि मगध, जो एक साम्राज्य बन रहा था, वहीं दूसरी तरफ वैशाली जैसे लोकतांत्रिक गणतंत्र भी फल फूल रहे थे। ये सच में एक बहुत बड़ा राजनीतिक संतुलन था।